सूची 1 के प्रांतों व सूची 2 की राजधानियों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यदेश, कलिंग। इधर सूची 2 में पाटलिपुत्र, तोसली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला राजधानियाँ लिखी हैं और राज्यों को उनसे मिलाना है। तो देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी हो जाएगी। मध्य देश की राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र यानी कि मगध का एरिया। और कलिंग जो है वो तोसली की राजधानी, कलिंग की राजधानी तोसली है। तो आंसर देख लेंगे। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये देखो, ठीक है। आगे, अशोक के देवानाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया था? तो मास्की। सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। मास्की लेख में देवानाम पियस अशोकश उत्कीर्ण है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। सम्राट अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुजरा, नेटूर, उदयगोलम के लेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे ताम्रपर्ण पर उत्कीर्ण हैं। वे अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। अशोक के अभिलेख स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। इनके अभिलेखों में इसकी वंशावली का वर्णन नहीं किया गया है। तो ताम्रपत्र में नहीं लिखे हैं वो इसके जो है अभिलेख कोई, ठीक है। आगे, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करती थी? तो हकमनी हो जाएगा आंसर इसका। देख लेते हैं इसका। हाँ, मौर्य काल के सर्वोत्तम नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ हैं। इन स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ है। इन स्तंभों के 2 मुख्य भाग हैं। नंबर 1, स्तंभ यष्टि या गावदुम लाट तथा शीर्ष भाग। नंबर 1 है स्तंभ यष्टि या गावदुम लाट कहते हैं तथा शीर्ष भाग। स्तंभों की चमकीली पॉलिश, घंटावृत्ति तथा शीर्ष भाग में पशु आकृति के कारण पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इसकी कला की प्रेरणा हखमनी यानी कि ईरान से मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अशोक ने 2 प्रकार के स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। एक बृहद स्तंभ लेख, दूसरा लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। ये 6 स्थानों पर उत्कीर्ण कराए गए थे, जिसमें से अशोक ने लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का उत्कीर्णन कराया था, ठीक। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि लोमस ऋषि गुफा इसमें नहीं है, ठीक। तो मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, जिसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों को निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसके नाम थे कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं कराया था, बल्कि दशरथ ने करवाया था। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम प्रिय उपाधि का उल्लेख किया है? तो देवानाम प्रिय की उपाधि किसकी थी? दशरथ की थी। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमज़ोर शासन चलता रहा। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी शासन किया, जिसकी उपाधि देवानाम प्रिय थी। अशोक के बाद यह लोकप्रिय उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। अशोक के बाद शासन करने वाला शासक कुणाल था। दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके अलावा वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लौरिया नंदनगढ़ वृषभ, रामपुरवा सिंह, सांची सिंह, संकिसा गज। तो ए हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ वृषभ, यही गलत है। तो लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा बनी है, न कि वृषभ की। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ और स्तंभों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और अखंड है। लौरिया नंदनगढ़ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? तो 13वां शिलालेख है। अशोक का 13वां शिलालेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। वह अपने 13वें शिलालेख में विदेशों में यूनानी शासकों और देश में साम्राज्य से बाहर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में धर्म विजय का दावा करता है। उक्त शिलालेखों के अनुसार इन सभी देशों में लोग धर्मानुशासन, धर्म की शिक्षा सुनते हैं और धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। आगे, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो देख लेना है कि अशोक का दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। कहा गया है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुम्मदेई स्तंभलेख के विषय में सही नहीं है? तो देख लो कौन सा सही नहीं है। आंसर देख लेंगे सीधे बी। अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ाकमन को श्रद्धासुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है, ये गलत है। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। रुम्मदेई के लघु स्तंभ से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ खड़ा किया। चूँकि वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था अतः लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त घोषित किया गया था तथा केवल 1/8 भाग कर देने की घोषणा की गई। रुम्मदेई स्तंभलेख लुम्बिनी में स्थित है अतः विकल्प भी सही है। अशोक के रुम्मदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख। आगे देखते हैं। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में। तो सी आंसर सही हो जाएगा। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। व्याख्या पढ़ते हैं। लुम्बिनी स्थित रुम्मदेई अभिलेख के अनुसार बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहां की यात्रा की तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बंगाल से खरोष्ठी के अभिलेख मिले हैं, अभिकथन ए है, और कारण आर है, खरोष्ठी बंगाल में बहुप्रचलित थी। तो बी कारण जो है गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर प्रदेश लिखा है, उत्तर पश्चिम लिखना चाहिए, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं बंगाल से प्राप्त हुए हैं। तो खरोष्ठी याद रखना पाकिस्तान और बंगाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है। धर्मराज भी एक उपाधि है, अशोक की है। सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में था। अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? तो राजुक तो था ही, प्रादेशिक था, युक्त था, नायक नहीं था। नायक नामक अधिकारी को छोड़कर प्रादेशिक, राजुक और युक्त आदि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों में से हैं। प्रादेशिक का कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासन का निरीक्षण करना था, जबकि राजुक का कार्य भू सर्वेक्षण एवं राजस्व निर्धारण से जुड़ा था। नायक का कार्य सेना का संचालक अथवा नगर का रक्षा करना था। यह विजयनगर के प्रशासन से संबंध था। तो ये जो नायक दिया गया है ये जो विजयनगर आगे साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो ये बार बार आ रहा है। साहिबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा हो जाएगा। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के साहिबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा 13वें शिलालेख में है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने विजय घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपनाया। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का अंग बना तथा इसकी राजधानी तोसली बनी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो सुवर्णगिरी था।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। पूर्वी भाग तोसली धौली, पश्चिमी भाग उज्जैनी, दक्षिणी भाग सुवर्णगिरी और उत्तरी भाग तक्षशिला। ठीक, तो तोसली को धौली भी कहते हैं। आगे देखो, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचार का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। अशोक के प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचार का उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट है, अशोक कहता है, स्पष्टता अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो ये किसमें कहा है? इसने प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में कहा है। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो कहाँ हुई है? तो हुई है कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली में तो कंगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। यह स्थल कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चीतापुर तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो 12वां शिलालेख जो है, कई बार क्वेश्चन आया है ये कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो 12वां शिलालेख है। ठीक, 12वें शिलालेख में अशोक विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और स्वाभाविक और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें कहा है 12वें शिलालेख में, एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो लिपि क्या हो जाएगी? प्राकृत हो जाएगी। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 है शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख। आगे देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट हुई है? धौली और जौगढ़ में। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो धौली और जौगढ़। धौली अभी हमने पढ़ा था, कहाँ था? तो कलिंग की जो राजधानी तोसली थी वहाँ था। ठीक, या उसको कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों को इस प्रकार उल्लेख हुआ है, इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। धौली तथा जौगढ़ पृथक प्रज्ञापनों या शिलालेखों के रूप में भी प्रसिद्ध है। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण है? तो हिरण आंसर हो जाएगा। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण नहीं उत्कीर्ण, सॉरी इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, कौन सा नहीं है? बाकी तो सब है ही, है ना। कुकुलमान, कुबड़वाला, वृषभ, हाथी, अश्व ये सब हैं, तो हिरण नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। सारनाथ के स्तंभ पर सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हैं जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। कहाँ? गिरनार में। अशोक के 14 शिलालेख गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में पाए गए हैं। 1822 में कर्नल टाड ने इन शिलालेखों का पता लगाया था, जो 2 भागों में विभाजित हैं, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर और 7 लेख दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा लेख नीचे, जिसके दाईं ओर 14वां लेख है। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी का है। अशोक मौर्य शासक अशोक के
कौशाम्बी या प्रयाग के अभिलेख में रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है और इसी अभिलेख में अशोक के पुत्र का भी वर्णन है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की लिपियां भी अलग अलग हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तक्षशिला एवं लघमान आरमाइक लिपि में है। सेरेकुना आरमाइक एवं ग्रीक में है। अन्य ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, तो तक्षशिला एवं जो लघमान है अभिलेख, ये आरमाइक लिपि में है, ये याद रखना है। और सेरेकुना या सरेकुना जो है वो आरमाइक में तो है ही, साथ में ग्रीक यानी यूनानी लिपि में भी है, और जितने भी हैं सब ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो जाहिर सी बात है 13वें में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। फलतः सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा 13वें शिलालेख के अनुसार कर दी। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो देखो, बता दो कौन कौन सी की गई हैं। तो खरोष्ठी तो की गई है, ब्राह्मी भी की गई है, आरमाइक और ग्रीक ए ही हो जाएगा सही। ठीक है। अशोक के इतिहास की जानकारी मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 ईस्वी में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। आगे देखो, रुम्मेनदेई स्तंभ किसके काल का है? तो रुम्मेनदेई अशोक के काल का है। नेपाल की तराई में स्थित रुम्मेनदेई स्तंभ लेख अशोक के शासनकाल से संबंधित है। यह लेख बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख के अनुसार यहाँ पर प्रियदर्शी अशोक आया था और उसने शाक्यमुनि बुद्ध की पूजा की और लुम्बिनी गांव का भूमि कर हटाकर 1/8 कर दिया। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? धमेक तो अशोक ने किया था। ठीक है। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में किया गया था, परंतु इसकी वास्तविक विस्तार गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का धमेक स्तूप प्रसिद्ध है। यहाँ यह ईंटों का बना है, जिसका निर्माण किसी बिना चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। इसका आधार अन्य स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ है। ठीक है, याद रखना, स्तंभ है सबसे अच्छा नमूना मौर्य कला का। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने समस्त राज्य में विभिन्न व महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े के 30 से 50 फीट तक लंबे स्तंभ खड़े करवाए थे, जिनके ऊपर उत्कृष्ट पशु शीर्षक हैं। यह प्रस्तर निर्मित स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो जेम्स टी फैंथेलर ने लगाया था। जेम्स प्रिंसेप ने तो 1837 में पढ़ा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर ने लगाया था। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 13वां शिलालेख संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 50 लाख लोग बंदी बनाए गए। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है? दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख इससे दूसरे में हो जाएगा। ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चेर, केरल पुत्र कहते थे इसको, चोल जो चोल है, जो पांड्य है, सत्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी, यानी ताम्रपर्णी श्रीलंका का नाम है। इसके अतिरिक्त 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जहां अशोक ने अपने दूत भेजे थे। तो अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख किया है। उसमें चेर, केरल पुत्र, चोल
पांड्य, सतीयपुत्र एवं ताम्रपाणी श्रीलंका है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो एंटियोकस थियोस तो था ही, टालमी फिलाडेल्फस भी था, मगध भी था, डेरियस सेकंड नहीं था। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अपने 13वें शिलालेख में वह 5 यवन राजाओं का उल्लेख करता है। वहाँ 5 राज थे दक्षिण भारत में, यहाँ 5 यवन राजा हैं जो उसके समकालीन थे और जहाँ धर्म प्रचारक गए थे। ये राजा थे एंटियोकस थियोस, टालमी फिलाडेल्फस, एंटिगोनस गोनाटस, मगस, अलेक्जेंडर। डेरियस सेकंड अशोक का समकालीन नहीं था। अशोक का सरेकुन अभिलेख स्थित है, कहाँ है? कंधार में हो जाएगा। अशोक का सरेकुना अभिलेख कंधार में स्थित है। ये अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी लिपियों में लिखा गया है। तो याद रखना, जो सरेकुना है वो 2 भाषा में लिखा। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है तो कौन सा है? मास्की हो जाएगा। ठीक है। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। उसका प्राचीनतम नाम मास्की, नेटूर, उदयगोलम और गुर्जरा के अभिलेखों से मिलता है, जिसमें उसे अशोक कहा गया है। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो तमिलनाडु नहीं था। अशोक का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, फिर भी वर्तमान भारत के कुछ हिस्सों पर उसका अधिकार नहीं था। दक्षिण के कुछ राज्यों पर उसका अधिकार नहीं था, जैसे चोल, चेर, पांड्य के क्षेत्र हैं जो आधुनिक में लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? तो 20वें वर्ष में। तो देखिए 20वें वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया और उसने जो है वहाँ का जो टैक्स था वो 1/6 भाग से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक, ज़्यादा और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे अधिक विस्तृत है। इसमें कलिंग युद्ध के अतिरिक्त 5 विदेशी राज्यों और 5 सीमावर्ती राज्य तथा कई जंगली जातियों का उल्लेख किया है, जिसमें अशोक उनके साथ शांतिप्रिय जीवन के बारे में कहता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? तो रामपुरवा हो जाएगा आंसर। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फाहियान ने 6 तथा हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, किंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक थी। इनमें से 15 सुरक्षित हैं। ये 2 प्रकार के हैं। ए, स्तंभ जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई हैं। बी, स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। पहले प्रकार में दिल्ली मेरठ यानी जिसमें धम्म लिपियाँ खुदी हैं, वो कौन सा है? दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा प्राप्त सिंह शीर्ष आदि हैं। दूसरे प्रकार में रामपुरवा से प्राप्त वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ है। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक है, 2 स्तंभ लेख रामपुरवा से मिले हैं। एक रामपुरवा से मिला है जिसमें सिंह शीर्ष है, मतलब उसके शीर्ष में जो स्तंभ है उसके शीर्ष में शेर है, शेर बना हुआ, शेर की मूर्ति है। और दूसरा जो मिला है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें वृषभ है, बैल। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके लघु शिलालेख 1 में, स्तंभ लेख में, बैराट अभिलेख में, शिलालेख 13 में। तो शिलालेख 13 में है। अशोक अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे, इसका उल्लेख उसके 13वें अभिलेख से मिलता है। उसके 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें एंटियोकस, सीरियाई नरेश, तुर्मय, मिस्र नरेश, अंतिकिनी मैसिडोनियन राजा, मग, एपिरस तथा अलिक सुंदर, शिरीन आदि। सांची के स्तूप के निर्माता थे अशोक थे। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट रायसेन जिला सांची में अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है। शुंग काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का आकार लगभग दोगुना किया गया। यह स्तूप ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है। सांची में बुद्ध का अंकन प्रतीक रूपों में हुआ है। बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है?
तो देख लेंगे भाब्रू लघु शिलालेख में है। ठीक, क्या है? बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख भाब्रू लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। जो भाब्रू है वो क्या है? वो लघु शिलालेख है, और यहाँ से अशोक के बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति आस्था प्रकट होती है। अशोक के दूसरे तीसरे शिलालेख से उसके बौद्ध धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था को दर्शाता है, और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में उल्लेख है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म में की परिभाषा दी है। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। अशोक ने उड़ीसा के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, यही गलत हो जाएगा। सॉरी, सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा सही देखना है। हाँ, सी सही है। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक ने एक प्रश्न उठाया कि कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? इसी में बताया है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मदता एवं सरलता ही धम्म है। ये सब चीज़ें धम्म है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में से पता चलता है कि उसने 5 यवन राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजा था। ये राज्य इस प्रकार हैं: अंतियोक सीरियाई नरेश, तुर्मय मिस्र नरेश, अंतिकिन मेसोडोनियन राजा, मग एपिरस, अलेक्सुंदर, सिरीन। आगे देखते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे हैं युक्त, राजयुक्त एवं प्रादेशिक। यही सही हो जाएगा। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं युक्त, राजयुक्त तथा प्रादेशिक। युक्त जिले के अधिकारी होते थे। उन्हें उस कार्य में धन व्यय करने का भी अधिकार था जिससे राजस्व की वृद्धि हो सकती थी। राजयुक्त पदाधिकारी का संबंध जातक ग्रंथों के रज्जुगाहक, रज्जु मतलब रस्सी होता है, तो रस्सी पकड़ने वाला, रज्जुगाहक का मतलब क्या हो जाएगा? रस्सी पकड़ने वाला से है। तो रस्सी कौन पकड़ता है? इस समय लेखपाल पकड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के लिए अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी यानी कि लेखपाल जैसे होते थे। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा होता था। जो प्रादेशिक मंडल का जो प्रधान होता था, जो प्रादेशिक होता था, वो आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। उसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अपने तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि उसने युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक को पंचवर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया है। इस प्रकार दौरे को अनुसंधान कहा गया है। तो तीसरे में उसने अपने अधिकारियों को दौरे का आदेश दिया है कि दौरा करो। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, हाथी हो जाएगा और वृष हो जाएगा। वृष मतलब वृषभ। ठीक, और ये जो है ठीक सही है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ के शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ पे पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था जिसमें मूलतः 32 तीलियाँ थीं। इसी पर अश्व, सिंह, हाथी, वृष की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने के स्वप्न और विचार का, बैल उनके जन्म का यानी कि बुद्ध से संबंधित हैं। ये सब जितने भी पशु हैं। अश्व ग्रह त्याग का तथा सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना गया है। सिंह क्या है? सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि सिंह की ही तो सत्ता होती है जहाँ रहता है। राजा तो वही होता है ना, इसलिए सिंह को जो है सार्वभौम सत्ता से डिनोट किया गया है। हिंदू तथा जैन परंपरा में भी इन चारों पशुओं को मांगलिक द्रव्यों में स्थान दिया गया है। बौद्ध परंपरा में ये चारों पशु ब्राह्मण के प्रतीक अनवत्स सरोवर जिनमें बुद्ध ने स्नान किया था के 4 द्वारों के रक्षक कहे गए हैं, जहाँ से 4 महानदियाँ निकलती हैं। प्रत्येक पशु का संबंध एक एक चक्र से है। चक्र प्राण रूपी पुरुष हैं।
इस प्रकार प्रत्येक युग में पुरुष पशु का प्रतीक है, प्रथम दैवी शक्ति तथा द्वितीय भौतिक तत्व का प्रतीक है। आगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, सही है, इम्पोर्टेंट भी है। जूनागढ़ 72 शक संवत यानी कि 150 ईस्वी में महाक्षत्रप रुद्रदामन में खुदवाया था। यह अभिलेख अशोक के बृहद शिलालेख के पाषाण खंड पर अंकित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। इम्पोर्टेंट यही चीज़ है इसमें जूनागढ़ अभिलेख में कि इसमें चंद्रगुप्त का भी नाम है और अशोक का भी नाम है। ठीक, और शक संवत की बात करोगे तो 72 ईस्वी की बात करोगे तो 150 ईस्वी में खुदवाया गया था। आगे देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो शिलालेख हो जाएगा द्वितीय। अशोक के द्वितीय शिलालेख चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र जैसे देश की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। भंडारकर महोदय का विचार है कि चोल तथा पांड्य का उल्लेख बहुवचन में तथा सतीय पुत्र तथा केरल पुत्र का उल्लेख एकवचन में है। अतः प्रथम दो जातियों के तथा अंतिम दो शासकों के सूचक हैं। प्रथम दो जातियों के अंतिम दो शासकों के सूचक हैं। ठीक, चोल राज्य में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर का क्षेत्र था और पांड्य राज्य में मदुरा, रामनाद तथा तिरुनेलवेली के जिले सम्मिलित थे। केरल पुत्र राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था। सतीय पुत्र की पहचान संदिग्ध है। तो संदिग्ध किसकी है? पहचान सतीय पुत्र की। ताम्रपर्णी से तात्पर्य लंका से है। बार बार देखो ताम्रपर्णी आ रहा है, इसका मतलब लंका से इसका संबंध है। इस सभी के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। इससे स्पष्ट है कि दूर दक्षिण भाग को छोड़कर जो चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र अधिकार में था, संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? तो अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक, कलिंग युद्ध तथा इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। दक्षिणी उड़ीसा में था। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध बड़ा भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार की घटनाएं हुईं। अंततः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। तो ब्राह्मणों, श्रमणों और गृहस्थियों को महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी तो अशोक ने की थी और दशरथ ने की थी, उसके उत्तराधिकारी ने। आगे देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों से सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया, यानी राजा की उपाधि भी उसकी थी। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? ठीक, तो बी हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी या जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था।
और उसने वहाँ सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। तो पुष्यगुप्त वैश्य को याद रखना, ये राज्यपाल था वहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट, ठीक, यानी कि इसका हो जाएगा प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, जिसमें उसने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, प्रजा है। अशोक ने अपने प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सुख मंगल प्राप्त करें, उसी तरह मैं समस्त जनता के लिए कामना करता हूँ। दूसरे पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक की विदेश नीति संबंधी सूचना, सीमांत क्षेत्र में बसी जनजातियों संबंधी नीति और पड़ोसी देशों के प्रति उसकी नीति की सूचना मिलती है। ज्ञातव्य है कि जौगड़ और धौली से प्राप्त शिलालेखों में उत्कीर्ण 2 अभिलेखों को पृथक बृहत शिलालेख की संज्ञा दी गई है। ज्ञातव्य है कि जौगड़ और धौली से प्राप्त शिलालेखों में उत्कीर्ण 2 अभिलेखों को पृथक बृहत शिलालेख की संज्ञा दी गई है। यूनानी रोमन साहित्य के सेंडोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो किसने किया है? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की है? तो लुम्बिनी बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, वो सेम चीज़ है। आगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभों पर सिंह शीर्ष है? तो देख लेंगे आंसर, 1 2 3 4 सब में है। सारनाथ स्तंभ में भी है, सांची कोलुहा स्तंभ में, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में, सब में जो है क्या है? सिंह शीर्ष है, ठीक। रामपुरवा में पीछे पढ़ के आए हैं, तो रामपुरवा में एक जगह सिंह शीर्ष भी है और ये रामपुरवा में ही एक जगह वृषभ शीर्ष भी है। बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी, बसाड़ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर वृषभ तथा सिंह, ये देखिए लिखा है, रामपुरवा पर वृषभ तथा सिंह और संकिसा पर हाथी है ऊपर। आगे लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। तो 4 सिंह एक साथ कहाँ मिलते हैं? सांची में मिलते हैं और सारनाथ में मिलते हैं। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला, ठीक है। अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों दृष्टि से अनुपम है, वास्तु तथा तक्षण। आगे, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो गया जिले में बराबर की जो पहाड़ियां हैं उसमें किसके लिए गुफा खुदवाएंगे? तो आजीवकों के लिए गुफा खुदवाएंगे। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया, अर्थात चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया। ये अशोक ने किया। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया, अर्थात चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी। तो कौन सी जो गुहा है यानी कि गुफा, वो आजीवकों को या आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी? तो सुदामा गुफा, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता ने ग्रहण की, खालिस्तान ने ग्रहण की, किसने ग्रहण की? तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, मोगलीपुत्र तिष। अशोक मौर्य के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष द्वारा की गई, ठीक है। आगे देखते,
अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? कौन सा नहीं था अस्तित्व में? ठीक है, चोल, पांड्य, पल्लव। तो दक्षिण में पल्लव नहीं थे, जानते हो, ये उत्तर पूर्व में थे, उत्तर पश्चिम में थे। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में पल्लव राज्य अस्तित्व में नहीं था। पल्लव वंश 6वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया थे। तो ये एक शाखा इधर गुजरात साइड से अंदर आ गई थी कांचीपुरम तक। ठीक, तो वही लिखा है, पल्लव वंश 6वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किए थे। इसकी स्थापना श्री विष्णु ने की थी। पांड्य सबसे दक्षिणतम राज्य था। पांड्य सबसे दक्षिणतम राज्य था। आगे देखेंगे, अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? तो धम्म का अर्थ किसमें बताया है इसने? तो द्वितीय स्तंभ लेख में, शिलालेख मत कर देना, स्तंभ लेख में बताया है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में धर्म का अर्थ बताता है। धम्म है साधुता, बहुत से अच्छे कार्य करना, दया, दान आदि। ये सब क्या है? अशोक की नज़र में क्या है? धम्म है, यानी धर्म है। इसी स्तंभ लेख में माता पिता की सेवा व गुरु का सम्मान करना भी बताया गया है। तो ये कौन सा स्तंभ लेख था अशोक का? द्वितीय। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? जो धर्म व नैतिकता का अधिकारी था वो कौन था? तो धर्म महामात्र हो जाएगा। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। उसका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना था। श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या जो अशोक के समकालीन था? तो देवानामप्रिय तिस्सा, इसको तिस्स भी कहते हैं, जिसने देवानामप्रिय की उपाधि दी थी। तो श्रीलंका का राजा देवानामप्रिय तिस्सा अशोक के समकालीन थे, जिसे अशोक के पुत्र महेंद्र ने ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं था? समकालीन कौन सा नहीं था? सीरिया का थिरोज, फिलाडेल्फस का टॉलमी, मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस, कुरैनी का मग, सेल्यूकस निकेटर। तो कौन सा अशोक के समकालीन नहीं था? तो हम लोग तो जानते ही हैं ना, सेल्यूकस निकेटर नहीं था। ठीक, तो सम्राट अशोक के समकालीन प्रमुख विदेशी शासक कौन कौन से हैं? अंतियोक, ये सीरियाई नरेश था। एंटियोकस टू थियोस, तुर्मै मिस्र का शासक। टालमी टू फिलाडेल्फस। अंतिकिनी मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनायस। मग सीरिन नरेश मगश। अलेक्सुंदर एपिरस का शासक। इनके राज्यों में अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। आगे देखते हैं, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो अब सिकंदर, एंटियोकस, एंटीगोनस, टॉलमी। तो देखो सिकंदर तो बाद ही में पहले आ जाएगा, सबसे पहले एंटियोकस आएगा, इसके बाद में आएगा आपका डी नंबर टॉलमी, फिर सी आएगा एंटीगोनस के बाद सिकंदर आएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के सभी लोगों में और यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक दूत भेजे। उनके स्तंभों पर यूनान से उत्तर अफ्रीका तक के बहुत से समकालीन यूनानी शासकों के नाम मिलते हैं, जो क्रमशः यूनानी नरेश अंतियोकस, तुर्मै, टॉलमी, अंतिकिनी, अंतिगोनस, मगस, अलेक्जेंडर हैं। उसी तरह दक्षिण में चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, श्रीलंका में अपने पुत्र व पुत्रिन क्रमशः महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में है? तो कारुआकी का नाम है।
अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों में उसकी एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सूची 1 को 2 से मिला देना है। तीसरी, बौद्ध संगीत में नियुक्त धर्म प्रचारक, उनके क्षेत्र। मध्यंतिक, महारक्षित, महाधर्मरक्षित, सोनवा उत्तर। महाधर्मरक्षित जो था वो महाराष्ट्र से संबंधित था, ठीक है। और मध्यंतिक जो था वो कश्मीर और गंधार से संबंधित था। महारक्षित जो था वो आगे देख लेते हैं, 2 तो मिला ही दिए हैं। हाँ देखो, मध्यंतिक कश्मीर और गंधार से है, महारक्षित यवन देश से है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था, यौन लिखा था, तभी तो गड़बड़ हो गया। हाँ तो वहाँ यवन होना चाहिए जहाँ यौन लिखा हुआ है, तो यवन देश। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, सोनवा उत्तर, सुवर्णभूमि। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम, सभी के साथ समान व्यवहार, पापों से भय। तो भय का कोई उसके जीवन में स्थान नहीं था, तो यही गलत हो जाएगा, आंसर यही सही होगा। आगे, अशोक दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। अपासनिवे बहुकयाने दयादाने सचे, सोचे माधवे साधवीच, अर्थात धम्म अल्प आप अपासनिवे हैं। अत्यधिक कल्याण बहुकयाने है। दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता सोचिए है, मृदुता माधवे है, साधुवे साधुता है। अशोक लोगों को अहिंसा का उपदेश देता है, सबके साथ उचित व्यवहार तथा संयम का भी उपदेश देता है। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? किस मुख्य उद्देश्य से? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपने प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो आंसर यही सही हो जाएगा। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु धम्म का प्रचार किया। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रथम कारण है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म से संबंधित बातों का उल्लेख मिलता है। तो धम्म से संबंधित जो बातें हैं वो किस में हैं? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में है, ठीक। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है। धम्म किस भाषा का शब्द है? तो ये प्राकृत भाषा का शब्द हो जाएगा। प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए। मौर्य सम्राट अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह बौद्ध ग्रंथ के राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह बौद्ध ग्रंथ के राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। धम्म संस्कृति के धर्म का ही प्राकृत भाषा का रूपांतर है। धम्म के संदेश उसके दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में वर्णित हैं। अपने दूसरे लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? इसका उत्तर भी वह दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में वह देता है। किस शासक ने अपने को देवताओं का परी कहलवाया? तो अशोक ने अभिलेखों में उसकी कई उपाधियों का उल्लेख है। उसमें देवानाम प्रियदर्शी आदि हैं। अशोक के परवर्ती शासक दशरथ के भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि श्री विक्रम थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि श्री विक्रम थी। कनिष्क की उपाधि महाराज राजाधिराज देवपुत्र थी। जो कनिष्क की उपाधि थी वो महाराज राजाधिराज देवपुत्र थी। आगे, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया? तो अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। इस संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इन्होंने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया था। तो कथा वस्तु को याद रखना, मोगलीपुत्र तिस्स ने संकलन किया था, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। अभिधम्म पिटक
सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। 261 ईसा पूर्व अर्थात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, जो वर्तमान उड़ीसा राज्य का दक्षिणी भाग था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग घायल हुए। इस युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गया। तब से वह रण घोष को छोड़कर भेरी घोष का अनुयायी हो गया। काकनाद बोध महाविहार कहाँ स्थित था? काकनाद बोध महाविहार कहाँ स्थित था? तो ये था सांची में। सांची का प्रसिद्ध स्तूप जिसका निर्माण अशोक के काल में हुआ था, उसी के अंतर्गत काकनाद बोध विहार भी है, जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं, जिसके अन्य भागों का परिवर्धन शुंग काल में भी हुआ। इसका गिरा हुआ अवशेष आज भी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर रायसेन जिला में सांची नामक स्थल पर अवस्थित है। यहाँ पर बौद्धकालीन कला के अवशेष देखे जा सकते हैं। प्रतिवेदक का कार्य है, कल पढ़ा था। प्रतिवेदक का कार्य क्या था? प्रतिवेदक का कार्य था घटनाओं की सूचना देना। प्रतिवेदक यानी कि आज का जो रिपोर्टर होता है, ठीक है। प्रतिवेदक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते थे, जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है। सेना का नेतृत्व सेनापति करता था। राजस्व इकट्ठा करने का कार्य समाहर्ता। प्रांतों का शासन सुधार अथवा प्रांतपति के माध्यम से चलाया जाता था। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो उपगुप्त। निग्रोध का भी नाम आता है, ठीक है। तो सिंहलीय अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश, ये जो दीपवंश एवं महावंश हैं ये अनुश्रुतियाँ हैं, ठीक। तो सिंहलीय अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो दिव्यावदान बताता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था अशोक को उपगुप्त ने, और जो सिंहलीय अनुश्रुतियाँ हैं दीपवंश और महावंश वो बताती हैं अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? तो निग्रोध ने। आगे, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? बहुत बार आ चुका है, 20वें वर्ष। रोमनदेही अभिलेख से स्पष्ट है कि अशोक अपने अभिषेक से 20 वर्ष के पश्चात स्वयं लुम्बिनी आया था और यहाँ से आर्थिक कर उठा लिया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के साथ धर्म यात्राएं की थी। दिव्यावदान में बताया जा रहा है कि उसने अपने गुरु उपगुप्त के साथ, ठीक, उपगुप्त के साथ में क्या किया था? धर्म यात्राएं की थी। विंसेंट स्मिथ ने अशोक की यात्राओं का क्रम इस प्रकार निश्चित किया है। तो लुम्बिनी पहले गया, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, फिर बोध गया, उसके बाद में कुशीनगर। दिव्यावदान में यह घटना जीवन घटनाओं के कालक्रम से है, ठीक। तो विंसेंट जो स्मिथ हैं उन्होंने अशोक की यात्राओं का क्रम को निश्चित किया है कि किस क्रम में उसने यात्राएं की। लुम्बिनी गया 20वें वर्ष, उसके बाद कपिलवस्तु गया होगा, कपिलवस्तु के बाद में सारनाथ के बाद श्रावस्ती, फिर बोध गया, उसके बाद में कुशीनगर, ठीक। आगे